वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास नाइन्थ की चैप्टर फर्स्ट के बारे में। एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट हम मेनली यहाँ पे देखेंगे डेमोक्रेसी। बट डेमोक्रेसी को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ मैप देख लेते हैं और लोकेशन समझ लेते हैं कुछ कंट्री को। दिस विल बेनिफिशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट चैप्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए हमें मैप को समझना क्रूशियल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल द डेमोक्रेसी कंट्री, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो आपको ज़्यादा ग्रीन में दिखेंगी, डार्क ग्रीन में दिखेंगी, वो लगभग 160 टू 180, मतलब 160 टू 180 ईयर से वहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो की जा रही है। जैसे आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देख सकते हो, कनाडा को देख सकते हो, है ना। और यहाँ पे कुछ लाइट ग्रीन कंट्रीज दिखेंगी, लाइक वाइज इंडिया है, ठीक है। ये लगभग पिछले 70 से 80 सालों से यहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 कॉन्टिनेंट, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप है। यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा ये है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे सबसे टिपिंग पॉइंट है ना, सदर्न टिपिंग पॉइंट मिलेंगे अंटार्कटिका, और यहाँ पे नदर्न टिप पॉइंट पे मिलेगा आपको आर्कटिक सर्कल, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की यदि हम बात करें टुडे, कितनी कंट्रीज जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो द रशियन फेडरेशन, उसके अलावा चाइना यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूबा, क्यूबा है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, आप यहाँ पे क्यूबा को देख सकते हो। चिले में भी सेम यहाँ पे आप देख सकते हो चिली की पोजीशन, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, कोस्टल एरिया से अटैच होता हुआ चिली। और चिली की यदि हम बात करें तो यहाँ पे तख्ता पलट कर देते हैं, मिलिट्री कूप कर दिया जाता है। हम आगे लेसन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कम्युनिस्ट नेशन को, क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया की यदि बात करें तो इसको हम डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हो, है ना, कि यहाँ की डिक्टेटरशिप यहाँ पे फॉलो होता है। यहाँ पे कम्युनिस्ट कम डिक्टेटरशिप ज़्यादा फॉलो किया जाता है। वियतनाम है, ठीक है, वियतनाम एक ईस्ट एशियन नेशन है, ईस्ट एशियन नेशन है। चाइना है, ठीक है, और लाओस यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, दीज आर 5 कम्युनिस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो हम चैप्टर में बात करेंगे यूएसएसआर की, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की बात करेंगे, जो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था, मतलब टूट गया था। और टूटने के बाद 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनती हैं। यहाँ पे आप उन कंट्रीज के नाम भी देख सकते हो, जैसे तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, इस्तोनिया, लथविया, लिथुआनिया, ठीक है, यूक्रेन, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये सभी कंट्री 1991 में फ्री होती हैं और फोबरिन करती हैं, मतलब खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करती हैं आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं जिसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे मेनली पढ़ेंगे सबसे पहले पोलैंड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे पोलैंड की आप लोकेशन देख सकते हो। पोलैंड लाई इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, है ना, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लाई करता है। यहाँ पे आप जो आसपास की कंट्रीज हैं पोलैंड की, उसको देख सकते हो, बेलारूस, लेथविया, चेज रिपब्लिक, है ना, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया। और ठीक है, आप ये आपको एक पोजीशन, आपको लोकेशन पोलैंड की याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे चिली के बारे में। चिली की यदि हम बात करें तो ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। साउथ अमेरिका आपको पता होगा एक कॉन्टिनेंट है, जो कि ऊपर नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका लाई करता है। बीच में हमने बात किया था क्यूबा की, जो कि एक कम्युनिस्ट नेशन था। चिले की यदि हम बात करें तो चिले के आसपास जो कंट्रीज हैं वो कौन से हैं, आप देख सकते हो ब्राज़ील, जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो कोलंबिया को, इक्वाडोर, ठीक है, पेरू है यहाँ पे, बोलिविया आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा आपको मिलेगा अर्जेंटीना, उरुग्वे, ठीक है। ये कंट्रीज लोकेटेड है इन द साउथ अमेरिका। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है, मतलब प्रेजेंट टाइम पे हाउ मेनी कंट्रीज इन्वॉल्व इन द डेमोक्रेसी, कितनी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी प्रेजेंट में है, इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हम इस चैप्टर की बात करेंगे, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, चैप्टर फर्स्ट, पॉलिटी, क्लास नाइन्थ। पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर में हम किसके बारे में रीड करने वाले हैं। डेमोक्रेसी की यदि सिंपल डिफिनीशन की सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये प्रोवाइड, मेनली जो प्रोवाइड की गई थी वो थी फॉर द पीपल। इसका मतलब क्या है, लोगों के लिए। जो भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है फॉर द पीपल, लोगों के लिए। जो रूल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल्स, ठीक है, लोगों का जो रूल है वही कहलाता है डेमोक्रेसी। आपने फेमस कोट सुनी होगी अब्राहम लिंकन के द्वारा जो दी गई थी, बाय द पीपल,
फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ठीक है। ये कोट डेफिनेटली आपने सुनी थी, जो कि अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिकन राष्ट्रपति थे उनके द्वारा ये कोट दी गई थी। इसका मतलब ये है कि जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों की भलाई के लिए जो रूल किया जाता है वही डेमोक्रेसी कहलाता है। हम यहाँ पे बात करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे कि डेमोक्रेसी कितनी कंट्रीज़ में है, ठीक है। यदि हम पास्ट 100 ईयर की बात करें, ठीक है, लगभग पिछले 100 सालों की बात करें, तो लगभग हाफ ऑफ द नेशन एडॉप्ट डेमोक्रेसी, है ना। मतलब जो आधे कंट्रीज़ हैं लगभग दुनिया में, आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी को एडॉप्ट कर लिया। यदि हम उसके अलावा बात करें तो कंट्रीज़ मेनली या तो डेमोक्रेसी हैं या फिर कम्युनिस्ट हैं, ठीक है। ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं डेमोक्रेसी है। जैसे साउथ एशिया की बात करें जहाँ पे इंडिया है, ठीक है, सदर्न एशिया या वेस्टर्न साइड की ये बात करें, वेस्टर्न साइड मतलब जहाँ पे यूरोप है और यूरोप के अलावा जो अमेरिका है, ठीक है, वो कहलाता है वेस्टर्न साइड। तो यहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेसी हैं। और यदि कम्युनिस्ट की बात करें तो कम्युनिस्ट मेनली कहाँ पे हैं, जैसे कि रशियन फेडरेशन आपने सुना होगा, रसिया, ठीक है, लैंड मास के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी कंट्री। उसके अलावा चाइना है, ठीक है, वियतनाम है, और उसके अलावा आपने क्यूबा का नाम सुना होगा डेफिनेटली, क्योंकि 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, है ना। तो क्यूबा भी एक क्या है, कम्युनिस्ट नेशन है। यहाँ पे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंस कैसे होती है। आप यहाँ पे हम 2 एग्जांपल देखेंगे, चिली का एग्जांपल, चिली एक जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, और दूसरा देखेंगे हम पोलैंड का एग्जांपल, ठीक है, कि पोलैंड कैसे सेल्फ डिक्लेयर करता है, कैसे डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करता है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, जिसको जो क्या था ये पास्ट, मतलब यदि 1991 तक की बात करें तो ये रसिया कहलाता था। मतलब 1991 के बाद इसको यूएसएसआर को हम रसिया बोलते हैं, ठीक। आगे हम बात करेंगे मेनली चिली और पोलैंड की। हियर यू कैन सी प्रेसिडेंट ऑफ चिली, है ना। चिली के प्रेसिडेंट को देख सकते हैं आप, जो कि लास्ट इनकी पिक आप मान सकते हैं। और यहाँ पे चिली प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका नाम क्या था, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, फ्लेवेंदोर एलेंते, ठीक है। ये एलेंदे इसको हम नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं एलेंते। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले अपने वर्कर्स जो थे, फैक्ट्री वर्कर्स और जो भी लेबर थे, उनको यहाँ पे उन्होंने स्पीच के माध्यम से इनकरेज किया। और उन्होंने क्या बोला कि वर्कर ऑफ माय कंट्री, मेरे कंट्री के वर्कर जो हैं, मैं आप सबके फ्यूचर के लिए वर्क करना चाहता था। पर इसके बाद क्या होता है, वो वर्क कर नहीं पाते क्योंकि मिलिट्री कूप हो जाता है इन 1973 में। 1973 मिलिट्री कूप का मतलब है कि जो वहाँ की मिलिट्री होती है, ठीक है, वो तख्ता कर देती है। इसका मतलब ये है कि जैसे सिविलियन गवर्नमेंट है, ठीक है, सिविलियन गवर्नमेंट मतलब जो प्रेसिडेंट रूल कर रहे थे कंट्री में, और इधर है मिलिट्री गवर्नमेंट, मिलिट्री, है ना। तो मिलिट्री क्या करती है, इस सिविलियन गवर्नमेंट को, जो पब्लिक के द्वारा चुनी गई या सेलेक्ट की गई जो गवर्नमेंट है, उसको हटा देती है, ओवरथ्रो कर देती है, और मिलिट्री यहाँ पे चिली पर रूल करने लगती है। चिली क्या मिलिट्री जो थी वो क्या आरोप लगाती है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम आपने अभी यहाँ पे देखा क्या था, फ्लेवेंदर एलेंते, जो हैं ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। इस बात का आरोप लगा के ब्लेम करके मिलिट्री जो है तख्ता पलट कर देती है। आगे देख लेते हैं हम, दीज आर सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट स्पीच ऑफ फ्लेवेंदर एलेंते, ठीक है, ये एलेंते की लास्ट स्पीच थी। और आगे हम बात करते हैं, ही वाज देन द प्रेसिडेंट ऑफ चिले, आपको पता है। और चिले की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री की बात करें तो वो है ब्राज़ील, जहाँ पे अमेजॉन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये जब स्पीच डिलीवर की गई थी, आप देख सकते हो डेट 11 सितंबर 1973 को ये स्पीच जो है डिलीवर की गई थी फॉर द देयर प्रेसिडेंट, चिली के प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके लिए थी, मेनली फॉर द वर्कर्स। एलेंदे वाज द, एलेंदे की यदि बात करें, सॉरी नॉट एलेंदे, एलेंते, ठीक है, एलेंते वाज द फाउंडर लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले, मतलब जिस पार्टी से बिलोंग करते थे वो पार्टी कौन सी थी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले थी। और कोएलिशन गवर्नमेंट मेनली ये बनाते हैं, और बाद में क्या करते हैं, मिलिट्री जो है मिलिट्री कूप करके इनको हटा दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं एलेंते को कैसे हटाया जाता है। एलेंते जो थे प्रेसिडेंट, उनकी चेयर को या उनको कैसे हटा दिया जाता है प्रेसिडेंट के पोस्ट से। आगे हम बात करते हैं, कमांडर आस्क द प्रेसिडेंट, जो कमांडर है मतलब जो मिलिट्री की तरफ से थे, वो क्या चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर दें, रिजाइन कर दें, ठीक है।
और जो एलेंते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, मतलब मना कर देते हैं रिजाइन करने से, ऐसे या रिजाइन करने से मना कर देते हैं। तो जो कमांडर हैं वो आदेश देते हैं या तो आप रिजाइन कर दो या फिर कंट्री छोड़ के चले जाओ, पर जो एलेंते हैं ये दोनों काम करने से मना कर देते हैं। वो कंट्री में ही बने रहते हैं क्योंकि वो जानते थे कि यदि मिलिट्री का शासन हमारे देश पर, चिले पर लग गया तो इससे जो कंट्री की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो कम्प्लीटली बिगड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, है ना। तो जो प्रेसिडेंट को हटाते हैं, ठीक है, उनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो यार, ओके, या यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, उनका नाम क्या था, पिनोसे, ठीक है। पिनोसे जो थे कमांडर जनरल थे, जो कि 11 सितंबर 1973 को बनते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और प्रोसेस हुई थी, जब मिलिट्री जो है प्रेसिडेंट के हाउस पर, प्रेसिडेंट के घर पे अटैक कर देती है, ठीक है, और वहीं पे प्रेसिडेंट को मार दिया जाता है। प्रेसिडेंशियल हाउस जो था वहाँ पे मिलिट्री अटैक करती है और प्रेसिडेंट को मार देती है। प्रेसिडेंट ने मतलब अपनी कंट्री को बचाने के लिए, अपने कंट्री के फ्यूचर के लिए खुद की जान न्यौछावर कर दी और खुद को शहीद कर दिया। इसको हम मार्टर ही बोलेंगे क्योंकि उन्होंने कंट्री के लिए सेक्रीफाइस किया था। अब हम मेनली यहाँ पे बात करेंगे पिनोसे के बारे में। पहले हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि कैसे मिलिट्री जो है रूल करने लगती है चिले प्रेसिडेंट को हटा के, ठीक है। मिलिट्री कमांडर जो हैं वो रूलर बन जाते हैं, डिक्टेटरशिप बन जाते हैं, डिक्टेटर बन जाते हैं और कंट्री पर रूल करने लगते हैं, चिले पर, साउथ अमेरिकन नेशन पर रूल करने लगते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब जो चिले के कमांडर थे वो कैसे कंट्री में डेमोक्रेसी को लेकर आते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम क्या होता है, जैसे आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो जो पब्लिक है या पीपल्स जो होते हैं वो वोट डालते हैं, यही रेफरेंडम कहलाता है। तो उन्होंने क्या रेफरेंडम कराया कब, 1988 में। उनको क्या लग रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छा काम किया है, चिले की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाई है, लोगों को गवर्नमेंट जॉब और बहुत सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। पर एक्चुअली ये सब नहीं था, ये केवल जो चिले के प्रेसिडेंट थे, कमांडर थे, है ना, मिलिट्री कूप के द्वारा जो कमांडर बनाए गए थे, बने थे, उनको लग रहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम किया, पर एक्चुअली में उन्होंने किया नहीं था। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, 1988 में जब रेफरेंडम कराए जाते हैं और इलेक्शन होता है तो इनकी बुरी तरीके से हार होती है, ठीक है, मतलब ये इनकी जो पार्टी है और ये कम्प्लीटली हार जाते हैं। अभी हमने चिली के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखा, अब हम बात करेंगे पोलैंड के बारे में। पोलैंड आपको पता होगा एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पोलैंड की। यहाँ पे हम बात करते हैं पोलैंड इन 1980, 1980 में क्या हुआ था। 1980 एट दैट टाइम पोलैंड वाज द रूल द पॉलिश यूनाइटेड वर्कर, ठीक है। पोलैंड जो था वो किसका पार्ट था, आप बोल सकते हो यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर मतलब प्रेजेंट डे रशिया, और पहले की बात करें तो उसको यूएसएसआर बोला था। यूएसएसआर का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। ये तो जो पोलैंड था ये इसका पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था। तो यहाँ पे होता क्या है, द पोलैंड वाज रूल्ड बाय पॉलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी। दिस वाज वन ऑफ द मेनी कम्युनिस्ट पार्टीज दैट रूल इन सेवरल कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप, ठीक है। ईस्ट यूरोप में बहुत सी कंट्रीज थी जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी, जैसे लथविया, लिथुआनिया, ठीक है, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था। इन दीज कंट्रीज नो अदर पॉलिटिकल पार्टी, मतलब इस कंट्री में केवल एक पार्टी थी, वो कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जो कि लेनिन के द्वारा रसिया में बनाई गई थी, ठीक है। लेनिन वहाँ के लीडर थे, जो कि रेवोल्यूशनरी थे ना, बोल सकते हैं आप। 1923 में, 1923 में वो कम्युनिस्ट पार्टी के हेड बनते हैं और रसिया के भी हेड बनते हैं, जब उन्होंने जार को हरा दिया था। जार क्या था, वहाँ के सम्राट थे, रसिया के सम्राट थे। आगे हम बात करते हैं 14 अगस्त 1980 को क्या होता है, 14 अगस्त 1980 को क्या होता है, वर्कर जो हैं लेनिन शिपयार्ड इन द सिटी ऑफ गैंडस्क वेंट ऑन स्ट्राइक, ठीक है। कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। किस लिए कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनकी वेज है, जो उनकी सैलरी है, वो क्या कर दिया जाए, इंक्रीज़ कर दिया जाए। पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है पहले तो उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है, बाद में वो जो वर्कर्स थे वो ट्रेड यूनियन को बना लेते हैं, ट्रेड यूनियन फॉर्म कर लेते हैं। और यदि ट्रेड यूनियन की बात करें तो जहाँ पे कम्युनिस्ट नेशन है, ठीक है, जो भी कम्युनिस्ट नेशन है, वहाँ पे ट्रेड बनाना या मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना कंप्लीट मना रहता है, कंप्लीट बैन रहता है। पर फिर भी पोलैंड में ट्रेड यूनियन बनाया जाता है। और आगे बात करते हैं हम, ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउड इन पोलैंड, ठीक है, मतलब पोलैंड में किसी भी तरीके का
ये ट्रेड यूनियन एक्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे केवल एक पार्टी थी और वो थी कौन, कम्युनिस्ट पार्टी। आगे हम देख लेते हैं, एज द स्ट्राइक कंटिन्यू, स्ट्राइक क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है और बहुत से लोग उसमें जुड़ते जाते हैं। और वहाँ के जो फॉर्मल इलेक्ट्रीशियन थे उनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, लीक वेल्सन, ठीक है, वेलेसा, ठीक है, लीक वेलेसा जो थे वो इस पार्टी को ज्वाइन करते, पार्टी का मतलब ट्रेड यूनियन को वो ज्वाइन करते हैं। नाम क्या था, आपको नाम याद रखना है, लीक वेलेसा। यही आगे चल के पोलैंड के प्रेसिडेंट भी बनते हैं जब पोलैंड में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। 1976 1976 फॉर डिमांडिंग हायर पे, ठीक है, 1976 में क्या था, ये भी डिमांड कर रहे थे कि इनको सैलरी जो है, इनकी सैलरी जो है इंक्रीज़ कर दिया, पर इंक्रीज़ नहीं की जाती, इसलिए 1976 में 1976 में ये रिजाइन कर देते हैं। आगे देखते हैं हम, द स्ट्राइक बिगेन स्प्रेड, जो स्ट्राइक थी ट्रेड यूनियन की, जो स्ट्राइक थी वो क्या होती गई, फैलती गई, पहले छोटे से एरिया में थी, उसके बाद एरिया जो है इसका बढ़ता गया। आगे हम बात करते हैं, नाउ द वर्कर स्टार्टेड राइजिंग हायर डिमांड, ठीक है, मतलब जो राइजिंग थी, मतलब डिमांड थी उनकी, वो क्या हो रही थी, लार्ज हो रही थी, मतलब लगातार वो बढ़ती ही जा रही थी। वो क्या चाहते थे, जो वर्कर्स थे क्या चाहते थे, दे वॉन्ट राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, वो ट्रेड यूनियन को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते, मतलब जो ट्रेड यूनियन बना था वो इंडिपेंडेंट हो, उसमें किसी तरीके का गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना हो, दखलंदाजी गवर्नमेंट के द्वारा ना की जाए। और जो एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस, प्रेस पर भी सेंसरशिप था। अभी हम बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, चाइना का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चाइना में जो मीडिया है वो क्या है, सेंसरशिप में है, मतलब मीडिया फ्री नहीं है। जहाँ पे भी आप कम्युनिस्ट नेशन पाओगे वहाँ पे आपको मीडिया कभी भी फ्री नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया का क्या करेगी, लोगों के प्रति कंट्री को क्या करना चाहेगी, करना चाहेगी, फ्रीडम देना चाहेगी। फ्रीडम का मतलब कैसे, इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फॉर्म में मीडिया जो है वो लोगों को जगाना चाहेगी, इसलिए मीडिया पर बैन कर दिया, मीडिया को बैन कर दिया, जिससे लोगों के मन में डेमोक्रेसी की भावना ना आए और नेशन जो है कम्युनिस्ट ही बना रहे, कम्युनिस्ट का ही रूल चलता रहे। आगे हम देखते हैं क्या होता है, कुछ दिनों बाद जो पोलैंड है वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो जनरल थे वहाँ के, उन्होंने वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ 1981 में लगा दिया था। मार्शल लॉ क्या होता है, बेसिकली रूल ऑफ मिलिट्री, रूल ऑफ मिलिट्री, मतलब मिलिट्री का शासन ही कहलाता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जब लग जाता है तो सभी सिविल राइट्स जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे आपके नॉर्मल फंडामेंटल राइट्स हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं और आर्मी रूल अप्लाई कर दिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे ट्रेड यूनियन की जो बातें थी वो पोलैंड ने मान लिया। उसके बाद क्या होता है, अनदर वेव आती है, एक और स्ट्राइक आती है, कब, 1988 में। इस टाइम पे क्या था, दिस टाइम द पॉलिसी सॉरी या पॉलिस, ठीक, पॉलिस किसको बोला जाता है, जो पोलैंड के लोग थे उनको पॉलिस बोला जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट वाज वीकर, गवर्नमेंट जो थी वो क्या हो रही थी, वीक हो रही थी, कमज़ोर हो रही थी। द सपोर्ट फ्रॉम जो सोवियत यूनियन था, है ना, सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर जो था वो अनफर्टेन था, मतलब वो भी ज़्यादा सपोर्ट इसको कर नहीं पा रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जो थी यूएसएसआर की वो भी सही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि लगातार कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए और यूएसएसआर चल रहा था, ठीक है, कोल्ड वॉर का एरा था। आफ्टर 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त हुआ उसके बाद कोल्ड वॉर का एरा हो गया, जिसमें यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसलिए वो पोलैंड को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। और आगे क्या होता है हम देखते हैं, इकोनॉमी जो थी वो भी डिक्लाइन होती है, लगातार कम होती जाती है। और अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन, मतलब फिर से बातचीत रिस्टोर होती है, बातचीत की जाती है विद द वेल्सा रिजल्ट इन द एग्रीमेंट, जिसमें एक एग्रीमेंट आता है कि 1989 में फ्री इलेक्शन कराए जाएंगे, मतलब पोलैंड में पहली बार फ्री इलेक्शन कराएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई अदर पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगी। यहाँ पे 4 सीट एलोकेट की जाती हैं, टोटल सीट कितनी होती हैं 4, जिसमें 99 जो होती हैं वो लेबर पार्टी या जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन की पार्टी थी वो जीत जाती है, ठीक है। और 1990 में पोलैंड में इंडिपेंडेंट इलेक्शन होते हैं और जिसमें वेल्सा जो होते हैं, ठीक है, वेल्सा इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, ठीक। ये थी पोलैंड की ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द हाउ पोलैंड कन्वर्ट कम्युनिज्म टू डेमोक्रेसी। ओके।